वीडियो में हम पूरा ब्लड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्लड होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ब्लड है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं। और पीएच है ब्लड की वो 7.34 से 7.45 होती है, ठीक है, एल्कलाइन में। ब्लड कंस्टिट्यूट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये 7 से 8% बॉडी वेट कंस्टिट्यूट करता है ब्लड। और जो वॉल्यूम होती है मेल के अंदर ब्लड की वो 5 से 6 लीटर पाई जाती है और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर पाई जाती है। हमारी नॉर्मल बात है ब्लड के बारे में। अब हम ब्लड के फंक्शन देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हॉर्मोन्स एंड हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। क्या मतलब है इसका कि ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब वो ब्लड है वो गैसेज ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 करता है, न्यूट्रिएंट्स करता है, वेस्ट प्रोडक्ट करता है, हॉर्मोन जो भी मैंने आपको बताए हैं वो एक पार्ट बॉडी से लेकर दूसरे पार्ट बॉडी तक भेजता है। ये कैसे भेजता है, आप सभी को पता है कि हमारे हर एक अंग के अंदर ब्लड होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे हाथ के अंदर है और हमें हाथ के अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो दूसरे हैंड के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं, तो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होंगे, ब्लड के थ्रू। तो इसी वजह से बताए गए हैं जो भी CO2 ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो ब्लड के थ्रू हो रहा है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हम सेकंड फंक्शन पढ़ लेते हैं ब्लड का। तो सेकंड फंक्शन कौन सा है, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन के अंदर क्या बताया है कि जो ब्लड है वो हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए हीमोस्टेटिक्स इन ऑल बॉडी फ्लूइड, जितना भी अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो, ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ये नॉर्मल बात है कि वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है। एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन मेंटेन करके रखता है। तो ये सारी किसके अंदर आएंगे, ये रेगुलेशन के अंदर आएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि प्रोटेक्शन। इसके अंदर क्या देखा गया है कि जो ब्लड है वो प्रोटेक्ट करता है, किससे, कोई भी क्लोटिंग वगैरह हो रही है या फिर कोई भी इंजरी वगैरह हो रखी है उससे हमें बचाता है, ठीक है। WBC प्रेजेंट होती है जिसके अंदर वो प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शियस एजेंट से। और इसका टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले हम वूल बॉडी का फ्लो चार्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले ब्लड देख लेते हैं। ब्लड है 8%, अदर टिश्यू है 92%। तो ब्लड देखो, ब्लड है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और अदर जो टिश्यू है वो आप देख रहे हो किसी के अंदर डिवाइड नहीं है। तो पहले हम ब्लड को देख लेते हैं किस किस में डिवाइडेड है और ये कैसे, पूरा फ्लो चार्ट एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे ये टेस्ट के अंदर लिखने की कोई नीड नहीं है इतनी, सीधा आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करो, ये तो आप थोड़ा समझ जाओगे इसके बारे में कि ये इसके पार्ट्स हैं, ये इसके सब पार्ट हैं, इसलिए ये फ्लो चार्ट बनाया है। तो ब्लड का जो जो पार्ट्स हैं वो देखते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है सेल। प्लाज्मा के अंदर 55% है, सेल के अंदर 45 है। अब ये दोनों पार्ट्स भी डिवाइडेड है। तो पहले प्लाज्मा को डिवाइडेड देख लेते हैं कितने पार्ट्स के अंदर है। प्लाज्मा है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। किस किस के अंदर, प्रोटीन 7%, अदर सोल्यूट है वो 15% है और वाटर है वो 91.5% है, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल बता दिए। अब हम देख लेते हैं सेल के। तो सेल के कितने हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला पार्ट्स है RBC, दूसरा है WBC, थर्ड है प्लेटलेट्स। उसके बाद RBC और प्लेटलेट्स तो डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ WBC डिवाइडेड है। किसके अंदर, 5 पार्ट्स के अंदर, न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो ये सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। तो मान लिया ये सारे इसके फ्लो चार्ट्स है और ये आपको याद करना पड़ेगा। हम पढ़ लेते हैं RBC के बारे में। तो RBC को हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जिसको दूसरा नाम क्या है, इथ्रोसाइट, ठीक है। RBC को बोलते हैं हम। RBC है वो न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता, ठीक है, ये लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। इसकी लाइफ स्पेन है वो 120 डेज की होती है, 120 दिन की होती है, ठीक है। इसका डायमीटर है वो 7.2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। बाद RBC इज डिस्क शेप और कॉनकेव शेप, ठीक है। ये क्या तो कॉनकेव शेप और डिस्क शेप की होती है, ठीक है। RBC कलर इज रेड। RBC का कलर रेड क्यों होता है, ये 1 मार्क्स के अंदर बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मल वैल्यू ऑफ HB एवरेज अडल्ट इज 15%। जो अडल्ट मेल के अंदर अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 15% होती है, और वही बात हम फीमेल के अंदर करें तो उसके अंदर थोड़ी कम होती है, 40%, मतलब 14%। आई होप इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद
ईच आरबीसी कंटेन अबाउट 280 मिलियन एचबी मोलिक्यूल्स। 280 मिलियन हीमोग्लोबिन हर एक आरबीसी है वो कंटेन करती है 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स। ठीक है। जब 120 डेज की साइकिल हो जाती है तब आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर। और वो स्प्लीन है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। द प्रोसेस बाय विच ऑल ब्लड सेल आर डेवलप्ड इज कॉल्ड हीमोफोइसिस। उसके बाद आता है द ओरिजिन डेवलप एंड मैच्योरेशन ऑफ इथ्रोसाइट इज कॉल्ड इथ्रोपोइसिस। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि आरबीसी का दूसरा नाम है रेड ब्लड सेल, जिसको हम इथ्रोपोइट भी बोलते हैं, इथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी है वो न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता। आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है वो 120 डेज की है और इसका डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर होता है। डिश शेप की होती है और कॉनकेव शेप की होती है। इसका रेड कलर होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एवरेज मेल के अंदर देखी जाए तो 15% और अडल्ट फीमेल के अंदर देखा जाए तो 14%। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो कि 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं हर एक आरबीसी के अंदर और 120 दिन के बाद आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन के अंदर और उस स्प्लीन को हम पर सारी ब्लड सेल डेवलप हो जाती है उसको हम हीमोफोइसिस बोलते हैं। और जो ओरिजिन है वो डेवलप होता है, मैच्योरेशन होता है इथ्रोसाइट में, उसको हम बोलते हैं इथ्रोपोइसिस। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। मैंने इसका दूसरा नाम क्या बताया था आरबीसी का? बोन मैरो भी। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हम प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी देख लेते हैं क्या है। आरबीसी कंटेन 280 मिलियन एचबी मोलिक्यूल्स। आरबीसी है वो 280 हीमोग्लोबिन कंटेन करती है और हर एक हीमोग्लोबिन है वो 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के कंटेन करता है। ठीक है। और 1 मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन है वो 4 मोलिक्यूल्स ऑफ आयरन से बना हुआ होता है। क्या बताया है देखो, ये समझो आप। 280 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हर एक हीमोग्लोबिन है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कंटेन करता है। इतना भी समझ आ गया होगा। उसके बाद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन से हर एक मॉलिक्यूल्स बना हुआ होता है। ठीक है। इथ्रोसाइट डेवलप स्ट्रीम सेल दैट टेक अबाउट 7 डेज, जो कि 7 दिन लेता है। इथ्रोसाइट मैच्योर सेल आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम कोल्ड रेटिकुलोसाइट। ठीक है। Few days ago, the immature cell are converted to mature cell called erythrocyte. कुछ दिनों बाद इमेच्योर सेल है वो मैच्योर सेल के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इथ्रोसाइट। विटामिन B12 फोरेसिक एसिड उनको रिक्वायर्ड होती है आरबीसी सिंथेसिस की। ठीक है। एब्जॉर्ब हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दीज ऑल प्रोसेस आर अकर इनटू रेड बोन मैरो। ये आरबीसी के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है। ये था हमारा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी क्या होती है। अब हम देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी को हम सेकंड नेम क्या बोलते हैं? लुकोसाइटोसिस। ठीक है, लुकोसाइट बोलते हैं सेकंड नेम। अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम लुकोसाइटोसिस बोलेंगे। अगर डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो जाए तो उसको हम लुकोसाइटोपिनिया बोलेंगे। ठीक है। लेकिन ये दोनों इंक्रीज और डिक्रीज आपको याद रखने होंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, कि इंक्रीज होती है डब्ल्यूबीसी जब उसको क्या बोलेंगे और डिक्रीज होगी जब उसको क्या बोलेंगे। डब्ल्यूबीसी एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये डब्ल्यूबीसी है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट होती है, मतलब डब्ल्यूबीसी वो फाइट करती है इन्फेक्शन से। ठीक है। डब्ल्यूबीसी है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। पहला है ग्रैनुलर, सेकंड है ए ग्रैनुलर। तो सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं हम क्या है। ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं एक बार। साइट ऑफ ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट कंटेन ग्रैनुल्स। ठीक है, ये ग्रैनुल्स कंटेन करते हैं। ग्रैनुलर कंटेन सम एंजाइम विच डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ग्रैनुलर्स हैं वो कुछ ऐसे एंजाइम कंटेन करते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड है इसेनोफिल्स, थर्ड है वैसोफिल्स। ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स को भी हम बाद में डिफाइन करेंगे। पहले हम इसको सेकंड पार्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं ये क्या होता है। ए ग्रैनुलर, जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट कंटेन ग्रैनुलर्स। वो तो क्या था, वो कुछ एंजाइम्स कंटेन कर रहा था जो कि डिस्ट्रॉय कर रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और वो एक साइट थी जो कंटेन कर रही थी ग्रैनुलर्स। और ये है वो साइटोप्लाज्म कंटेन करता है ग्रैनुलर्स। ठीक है। जो कि नॉट डिजेबल अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो बिना माइक्रोस्कोप के हम
विजुअल नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, ठीक है। ये भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। किसके अंदर? लिम्फोसाइट के साथ और मोनोसाइट, ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। तो हम आगे चलते हैं। आगे हम न्यूट्रोफिल्स को डिफाइन कर लेते हैं। ये मैंने क्या बताया था, ये इसका 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड बताए थे, देखो ये। अब हम पहले पार्ट्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला पार्ट कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी होता है, प्रोवाइड करता है। देयर इज नो राइज वेरी क्विकली इन एन एरिया ऑफ डैमेज और इन्फेक्टेड टिश्यू। ये ना किसी एरिया को इतनी जल्दी इन्फेक्टेड करता है, ना किसी एरिया को इतनी जल्दी डैमेज करता है। न्यूट्रोफिल्स आर हाईली मोबाइल एंड स्ट्रीज थ्रो कैपिलरीज होल्स इन द अफेक्टेड एरिया। ये न्यूट्रोफिल्स है वो जल्दी से स्ट्रीज कर लेते हैं कैपिलरीज को और होल्स को और अफेक्टेड एरियाज को। ये इंक्लूड बैक्टीरिया, किल बैक्टीरिया बाई फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब आगे देख लेते हैं न्यूट्रोफिल्स लाइफ अप टू 5 days इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर न्यूट्रोफिल्स की लाइफ है वो 5 दिन की होती है। बट वंस दे एक्टिव फैगोसाइटोसिस देयर सर्वाइवल टाइम इज लेस देन एन हावर। जब वो फैगोसाइटोसिस के अंदर एक्टिव हो जाते हैं, जब उनको सर्वाइवल टाइम है वो बहुत कम हावर की होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पर 2 स्टार लगा दिए हैं इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो कैपेबल फॉर फैगोसाइटोसिस बट लेस देन न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। क्या बताया है इसके अंदर कि ये कम होता है न्यूट्रोफिल्स के अंदर और ज़्यादा कैपेबल होता है ये फैगोसाइटोसिस, ठीक है। देयर ग्रेनुल स्टोर टॉक्सिक केमिकल। इसके ग्रेनुल्स हैं वो टॉक्सिक केमिकल स्टोर करके रखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। ये एक छोटा क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स के अंदर कि एलर्जिक रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट WBC का कौन सा पार्ट है, बताओ। इसाइनोफिल्स पढ़ लिया हमने। उसके बाद हम देख लेते हैं बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स क्या होता है? इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। ये भी एसोसिएटेड करता है, ये भी एलर्जिक रिएक्शन करता है। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कंटेन हिपेरिन एंड हिस्टामाइन। ये हिपेरिन और हिस्टामाइन क्या होते हैं, एक बार मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के अंदर बताऊं कि ये एक हिपेरिन बता देती हूँ मैं सबसे पहले। ये क्या होती है? ये एक एंटीकोगुलेंट होती है जो ब्लड थिनर होती है, जो स्टॉप योर ब्लड फॉर्मिंग ब्लड क्लोटिंग, जो ये ब्लड क्लोटिंग होने से आपको रोकती है, ठीक है। ये होती है हिपेरिन। और हिस्टामाइन होती है, ये केमिकल होती है जो एक रोल प्ले करती है बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का, और रिस्पॉन्सिबल होती है सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक, ठीक है। मैंने सिम्टम्स दिखा देती है एलर्जिक का। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हीलिंग प्रोसेस के अंदर। हम देख लेते हैं टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी सेलुलर इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी सेलुलर इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। ये अटैक करता है वायरस से, ठीक है। वायरस के ऊपर ये क्या करता है? अटैक करता है। तो ये क्या हो गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं बी लिम्फोसाइट क्या होता है। मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट इज अकर इन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में इसका मैचुरेशन होता है, मैच्योर होता है। ये प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट अकर इनटू द लीवर बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले लीवर के अंदर ये अकर हो जाता है, ठीक है। एंड बोन मैरो आफ्टर बर्थ। जो आरबीसी है वो बर्थ के बाद, ठीक है, क्या होती है? डेवलप होती है। बी लिम्फोसाइट फॉर्म हुमोरल इम्यूनिटी। इट मीन्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड गिव्स रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी। बी लिम्फोसाइट वो हुमोरल इम्यूनिटी है उसको फॉर्म करती है, जो कि प्रोवाइड करती है एंटीबॉडीज़ को, ठीक है, जो गिव रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी, जो कि हमें पावर ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस देती है। उसके बाद हम लाइफ स्पेन ऑफ WBC देख लेते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ WBC इज नॉट कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब ये रुकती नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड इन बॉडी एंड फंक्शन। जो अपने बॉडी के फंक्शन जो भी डिमांड करेंगे और जो भी अपनी बॉडी डिमांड करेगी उसी हिसाब से चलती है, ठीक है। लाइफ स्पाइन ऑफ WBC रेंज बिटवीन 5 to 20 days। ये 5 से 20 दिन के बीच की रेंज होती है। देर आर एज फॉलोज। ये कुछ फॉलोज हैं, डेज बताए गए हैं। न्यूट्रोफिल्स के 2 से 5 डेज, बेसोफिल्स के 12 से 15 डेज, और इसेनोफिल्स के 7 से 12, मोनोसाइट के 2 से 5, लिम्फोसाइट के लेस देन 1 days, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं WBC की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज है डाइपेडोसिस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच WBC स्क्वीज फ्रॉम मैरो ब्लड वेसल्स। ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। सेकंड डेफिनेशन है एम्बिफॉइड मूवमेंट। इसको पढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट शोज एम्बियोफोइक मूवमेंट कैरेक्टराइज बाय चेंज इन शेप ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की शेप चेंज कर देते हैं। कौन कौन शो करता है?
न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इससे अगला पार्ट देख लेते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के अंदर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट हैं। ये दोनों फॉरिजन बॉडीज़ वगैरह बाहर से आती है, उनसे मतलब बाहर से जो बॉडीज़ फॉरिजन वगैरह आती है बाई मीन्स ऑफ फैगोसाइटिस। इनका भी मेन काम यही है कि जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह है, ये फॉरिजन पार्टिकल्स आते हैं और उनको किल कर देते हैं। अगला फोर्थ पॉइंट है कैमोटॉक्सिक। कैमोटॉक्सिक होता है कि अट्रैक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी टुवर्ड्स इंजर्ड टिश्यू। जो भी इंजरी वगैरह हो रखी है उन सभी से अट्रैक्शन करते हैं बाय केमिकल सब्सटेंस के थ्रू, ठीक है। और रिलीज करते हैं साइट ऑफ इंजर्ड टिश्यू, और ये साइट ऑफ इंजर्ड टिश्यू है उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी वेरिएशन पढ़ते हैं। तो वेरिएशन वेरिएशन देख लेते हैं एक बार डब्ल्यूबीसी की। सबसे पहली वेरिएशन क्या है? वेरिएशन है सबसे पहले लूकोसाइटोसिस। लूकोसाइटोसिस मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज करता है डब्ल्यूबीसी को नंबर्स को, मतलब ये इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट। लुकोपीनिया क्या होता है? जो कि डिक्रीज करता है डब्ल्यूबीसी काउंट। तो ये दोनों मैंने आपको बताया था कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के अंदर भी आते हैं और ये आपको हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर थर्ड पॉइंट भी दिया गया है। थर्ड पॉइंट कौन सा है? लुकोकीमिया, ठीक है। लुकोकीमिया क्या होता है? इट इज़ द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट अबोव 10 लाख पर mm क्यूब, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि इसके अंदर ना एबनॉर्मलिटीज होती है, मतलब इसके पास कोई कंट्रोल नहीं होती ग्रोथ होने की, और डब्ल्यूबीसी है वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है, बहुत ज़्यादा 10 लाख से भी ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। हम आगे देखते हैं लुकोपोइसिस। लुकोपोइसिस क्या होती है? इट इज़ द ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी को मैच्योर करती है और डब्ल्यूबीसी को डेवलप करती है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब थ्रोम्बोसाइट क्या होता है ये देख लेते हैं, जिसका सेकंड नाम क्या है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स अब इसको देख लेते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ब्लड के अंदर फॉर्म्ड होता है, मतलब ब्लड से ये बनता है, ठीक है। इसकी साइज़ वगैरह कलर वगैरह सब कुछ देखते हैं। इट इज़ स्मॉल, ये छोटी होती है, कलरलेस होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसके अंदर कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है। इट्स नॉर्मल साइज इज़ 2.5 न्यू, ठीक है। 2 से 2.5 इसकी नॉर्मल साइज़ है। स्फेरिकल शेप होती है और रेड शेप होती है। जब इसके अंदर ओवल शेप के अंदर हो जब तो ये एक्टिव होता है, और ये डिस्क शेप के अंदर ये इनएक्टिव होता है। और ये नॉर्मल काउंट होता है 1.5 से लेकर 4.5 लाख पर mm क्यूब, ठीक है। इतना इसके नॉर्मल काउंट होती है। लाइफ स्पेन इसकी है, एवरेज लाइफ स्पेन इज़ 10 डेज। इसकी 10 दिन मानी जाती है एवरेज लाइफ स्पेन तो, ठीक है। लेकिन ये इसकी जो रेंज देखी जाए वो 6 से 11 तक की है, ठीक। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ थ्रोम्बोसाइट। स्ट्रक्चर ऑफ थ्रोम्बोसाइट के अंदर है, इट कंसिस्ट होता है सेल मेम्ब्रेन से, माइक्रोट्यूब्यूल से और साइटोप्लाज्म से। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थ्रोम्बोसाइट की, मतलब प्लेटलेट्स की। सबसे पहले आती है अडहेसिवनेस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकी रफ सरफेस। ये रफ एग्रीग्रेशन। एग्रीग्रेशन होता है एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ग्रुप टुगेदर एंड बिकम स्टिकी। ये एक्टिवेटेड होती है प्लेटलेट्स ग्रुप के अंदर फॉर्म होती है और ये स्टिकी होती है। मतलब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ थ्रोम्बोसाइट में। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। तो किसी भी रफ सरफेस के अंदर ये किसी भी जगह पर चिपक जाती है, मतलब स्टिकिंग हो जाती है। उसके बाद एग्रीग्रेसिव होता है कि जो भी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं वो एक साथ मिलकर और किसी सरफेस के ऊपर चिपकती हैं, बिकेम स्टिकी, ठीक है। एल्गुनिएशन का मतलब होता है इट इज़ द ग्लूपिंग टुगेदर ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब एक गुच्छा होता है, ठीक है, और वो एक साथ मिलकर प्लेटलेट से जुड़ता है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स देख लेते हैं। नॉर्मली प्लेटलेट्स आर इनएक्टिव। ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है प्लेटलेट्स, बट दे फंक्शन ओनली व्हेन दे आर एक्टिव। ये जब भी काम करती है जब भी एक्टिव होती है। इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। फॉर्मिंग ऑफ इंट्रेंसिक नॉन क्लोटिंग एक्टिवेटर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑनसेट ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ये रिस्पॉन्सिबल होती है के ब्लड क्लोटिंग में। इन प्रिवेंटिंग ऑफ ब्लड लूज। ये ब्लड को लूज होने में इसकी हेल्प करती है, इसको बचाती है। रिपेयरिंग रैप्चर ब्लड वेसल, ये वापस से रिपेयर कर देती है। अब हम वेरिएशन ऑफ प्लेटलेट्स देख लेते हैं। वेरिएशन इन प्लेटलेट्स के अंदर सबसे पहले आता है पैथोलॉजिकली वेरिएशन। उसके अंदर भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स काउंट, और थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ प्लेटलेट काउंट। इतना आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के अंदर इन्फेक्ट के अंदर 1.5 से लेकर 2 लाख पर mm क्यूब देखा गया है। आफ्टर 3 मंथ ऑफ बर्थ 1.5 से लेकर 4.5 लाख देखा गया है। और डिक्रीज इन फीमेल ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और एज है वो हाई एटीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाती है। सेक्स ड्यूरिंग स्लीप डिक्रीज आफ्टर मेल इंक्रीज।
उसके बाद थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस के अंदर ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ प्लेटलेट्स। उसके बाद आता है हीमोस्टेसिस, इट्स स्टॉपेज और अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। उसके बाद हम स्टेजेस देख लेते हैं। व्हेन ब्लड वेसल इंजर्ड एंड सीरीज ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस रिजल्ट इन हीमियोस्टेटिक्स। ये 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड किया गया है। पहला है वैसोकॉन्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्ट्रिक्शन क्या होता है? ब्लड वेसल कट हो जाती है और इंजर्ड हो जाती है, तब टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं और कोलेजन है वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं प्लेटलेट्स के। अडहेसिव टू हिज कोलेजन एक्सपोज साइट, वो साइट को भी एक्सपोज कर देते हैं और एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं वो सीक्रेट करती है और रिलीज़ करती हैं सीरोटोनिन और अदर केमिकल सब्सटेंस को। और सीरोटोनिन है वो कोज करता है वैसोकॉन्ट्रिक्शन और जिससे डिक्रीज हो जाता है लॉस ऑफ ब्लड और डैमेज पोर्शन। प्लीज देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स बल्क। तो इसके अंदर क्या बताया गया है? द प्लेटलेट्स गेट एडहेसिव टू द कोलिजन और रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल। इसके अंदर वही बात है कि चिपक जाती है कोलिजन और रैप्चर हो जाती हैं ब्लड वेसल्स और सीक्रेट कर देती है, रिलीज कर देती है एडीपी, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोएक्सिन A2। अब ये होता क्या है? ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। द केमिकल सब्सटेंस अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लेटलेट्स एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म एज ए टेम्परेरी लूज प्लेटलेट्स बल्क विच क्लोज इंजर्ड ब्लड वेसल एंड प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस। इसके अंदर सारी यही बात गई है कि वो समूह बना लेती है, टेम्परेरी होती है, लूज बल्क होती है, प्लेटलेट्स और इंजर्ड हो जाती है ब्लड वेसल्स और वे प्रिवेंट करवाती है ब्लड लॉस को। सारा काम है ब्लड लॉस से बचाना। थर्ड स्टेज है फिम्ब्रियोजन। इसके अंदर बताया गया है कि इन दिस स्टेज फिम्ब्रोजन कन्वर्ट इनटू फिम्ब्रीन। ये फिम्ब्रोजन है ये फिम्ब्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और दीज फिम्ब्रीन अट्रैक्ट गेट लूज प्लेटलेट्स बल्क विच ब्लॉक रैप्चर पार्ट ऑफ ब्लड वेसल कम्प्लीटली प्रिवेंट ब्लीडिंग। ये पूरी तरह से ब्लीडिंग को बचा लेते हैं। उसके बाद स्टेजेस के अंदर देखो, एक ये शॉर्ट ट्रिक के अंदर आप सभी के सामने एक आ गया है स्टेजेस की ट्रिक। बाद ब्लड क्लॉटिंग देख लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर सबसे पहला आता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। It is defined as the process in which blood lost its fluidity and became a genital mass few minutes after it set out or collect in container। इसमें यही बात बताई गई है कि कुछ ब्लड को हम लॉस कर देते हैं जेनेटिकली और कुछ मिनट बाद उस ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं कंटेनर के अंदर। क्लॉट इज ए मास ऑफ थिन फिम्ब्रिल्स adjusting the blood cell। These fibrils consist of fimbrial thread। The fimbrine is formed from fibrinogen। fibrinogen से ये बनती है। fibrinogen is collected factor first found by liver। ये लीवर से फाइंड होता है क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट। अब क्लोटिंग फैक्टर देख लेते हैं। क्लोटिंग फैक्टर के अंदर ब्लड क्लोटिंग अकर्स थ्रू एज ऑफ रिएक्शन ड्यू टू एक्टिवेटेड of group of substance। these substance are necessary for blood clotting and these factors are called as blood clotting। कुछ ऐसे सीरीज होते हैं जो रिएक्शन करते हैं, एक्टिवेटेड करते हैं ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंस को और वो नेसेसरी होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तीन और इनकी ये साइड में ट्रिक भी बनाई हुई है याद करने के लिए। ये सारे 13 फैक्टर हैं जो कि वो फैक्टर क्लॉटिंग है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो इसके अंदर वही बात है जो मैंने पीछे आपको पढ़ाई थी कि भाई 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेजेस है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की, उसकी फॉर्मेशन करती है। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन और वो थ्रोम्बिन है और वो कैल्शियम आयन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिम्ब्रियोजन इनटू फिम्ब्रीन। ठीक है, ये स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के अंदर था। अब डेफिनेशन ऑफ क्लॉट देख लेते हैं। ब्लड क्लॉट इज द मास ऑफ कोंगुलेटेड ब्लड सेल विच आर ट्रैप्ड इनटू फिम्ब्रीन। ये ट्रैप्ड हो जाते हैं फिम्ब्रीन के अंदर। द रेड कलर ऑफ ब्लड क्लॉट इज ड्यू टू आरबीसी ट्रैपिंग इन द फिम्ब्रीन। इसका ब्लड का रेड कलर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है। डेफिनेशन ऑफ रिट्रैक्शन। आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन इट स्टार्ट contracting after 30 to 45 minutes। straw color fluid comes out of the blood clot। the fluid is called serum and this process is called clot retraction। 30 से 45 मिनट तक इसका कलर फ्लूइड है वो कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो क्लोट है वो बाहर आ जाता है और उस फ्लूइड को हम सीरम बोलते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम क्लोट रिट्रैक्शन बोलते हैं। एंटीकोंगुलेंट देख लेते हैं क्या होता है। द सब्सटेंस विच प्रिवेंट और
पोस्टपोन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो बचाती है और पोस्टपोन कर देती है ब्लड क्लॉटिंग होने से, उसको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। ये दो टाइप का होता है, इन वीवो और इन विट्रो। प्रेजेंट बिटवीन क्लॉटिंग इनसाइड एंड द बॉडी, ये बॉडी के अंदर प्रिवेंट करता है, और इन विट्रो है वो प्रेजेंट इन ब्लड क्लॉटिंग दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से कलेक्टेड होता है। उसके बाद एंटी क्लॉटिंग, इसके अंदर हिपेरिन सबसे पहला आता है। इट प्रोवाइड बाय मास्ट सेल दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड द कैपिलरीज, ये मास्ट सेल है प्रोड्यूस करता है और ये सिचुएटेड होता है कैपिलरीज के बाहर। इट यूज इन वीवो, वीवो में इसको इन वीवो के अंदर इसको यूज किया जाता है। बेसोफिल्स ऑल्सो, हिपेरिन है वो बेसोफिल्स है वो सीक्रेट करती है। कमर्शियली इट प्रोड्यूस फ्रॉम लीवर ऑफ एनिमल्स, ये लीवर ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ओनली डिलाइन क्लोटिंग, ये क्लोटिंग को ही डिलाई करते हैं, डज नॉट प्रिवेंट क्लोटिंग, ये क्लोटिंग को बचाते नहीं हैं। दूसरा आता है EDTA, इथाइल डाई अमाइन टेट्रो एसिडिक एसिड। इट इज स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन बोथ इन विवो एंड इन विट्रो, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एंटीकोगुलेंट और ये दोनों में यूज होते हैं, इन विवो और इन विट्रो के अंदर। तीसरा आता है सीट्रेट, सोडियम अमाइनम पोटाशियम सीट्रेट एज एंटीकोगुलेंट, ये सारे एंटीकोगुलेंट के में यूज होते हैं। दीज आर यूज टू स्टोर ब्लड इन ब्लड बैंक, के ब्लड बैंक के अंदर इसको स्टोर करते हैं। इट इज़ यूज इन विट्रो, इन विट्रो के अंदर इसको यूज़ करते हैं। ऑक्सीलेट कंपाउंड होते हैं, सोडियम और फोस्फेट ऑक्सीलेट आर कॉमनली यूज्ड इन एज एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट के अंदर यूज होते हैं। इट इज़ पोजिशनस एंड इट ऑल्सो हेल्प, इट इज़ नॉट यूज इन विवो, ये इन विवो के अंदर यूज़ नहीं होता। वारफिन होता है वाइडली यूज एंटीकोगुलेंट, इट इज़ ओरली यूज इन एंटीकोगुलेंट, इट इज़ यूज इन विवो, इन विवो के अंदर यूज होता है ये। उसके बाद हम टेस्ट देख लेते हैं फ्रॉम क्लॉटिंग, टेस्ट ऑफ क्लॉटिंग देख लेते हैं। पहला होता है ब्लीडिंग टाइम, 3 से 6 मिनट तक का होता है। इट इज़ द टाइम इंटरवल फ्रॉम यूजिंग ऑफ ब्लड आफ्टर कट और इंजरी टिल अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, 3 से 6 मिनट तक का होता है ये कट लगने के बाद। दूसरा होता है क्लॉटिंग टाइम, यह 3 से 8 मिनट तक का होता है। इंटरवल टाइम ऑफ यूजिंग फ्रॉम ब्लड आफ्टर कट और इंजरी टिल फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। उसके बाद आता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, 11 से 14 सेकंड। इट इज़ द टाइम टेकन ऑफ ब्लड दैट टू फ्रॉम क्लॉट आफ्टर एडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिक टू इट। इन टाइम होता है 12 से 20 सेकंड का, ये 11 से 14 सेकंड का था, ये 12 से 20 है। टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग थ्रोम्बिन टू इट। ग्रुप क्या होता है अब ये देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप क्या होता है अब ये देख लेते हैं। किरल लैंडस्टीनर 1901 के अंदर इसने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था ये। इसने डिटरमाइन किया था कि एंटीजन है वो सरफेस ऑफ RBC के अंदर प्रेजेंट है, और ये उसने पता किया था कि ये 2 एंटीजन है सरफेस पर। पहले का नाम A एंटीजन, दूसरे का नाम B एंटीजन था, और उनको हम एग्लूनियोजन भी बोलते हैं। उसने नोटिस किया था कि एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा नेम्ड एज अल्फा एंटीबॉडी एंड बीटा एंटीबॉडीज, इनको इन्होंने बोला था एल्ग्यूनियन, फाउंड टुगेदर, ये एक साथ नहीं पाए जाते। और इफ़ द पर्टिकुलर एंटीजन इज प्रेजेंट इन RBC, अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो एंटीबॉडीज है वो अब्सेंट होगी सीरम के अंदर। ABO ब्लड ग्रुप देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ A एंड B एंटीजन्स ऑन RBC, ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन से के अंदर? ब्लड ग्रुप A के अंदर एंटीजन A होते हैं और एंटीबॉडी B होती है, और ब्लड ग्रुप B के अंदर एंटीबॉडी होती है A और एंटीजन होते हैं B, अपोजिट होते हैं। और A और B ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों पाए जाते हैं एंटीजन, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडीज है वो अब्सेंट होती है, क्योंकि ये रिसीव नहीं करता फिर ब्लड ग्रुप किसी और ब्लड को। दिस ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसेप्टेंट इसको बोला जाता है। और O ब्लड ग्रुप होता है, ये दोनों एंटीजन अब्सेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज दोनों पाई जाती है। इसके अंदर ये डोनेट कर सकता है किसी भी पर्सन को, इसको हम यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। ये आपके सामने एक थोड़ा पैराग्राफ के अंदर दिखाया है। A B और O, ये 4 ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। रिसीवर और डोनर देख लेते हैं अब हम। अब ये देखो ब्लड ग्रुप के अंदर डोनेट टू और रिसीव फ्रॉम, A के अंदर ये, B के अंदर B पॉजिटिव A पॉजिटिव B पॉजिटिव A B पॉजिटिव A नेगेटिव O नेगेटिव B नेगेटिव A B नेगेटिव, इसके अंदर ये डोनेट करते हैं, ये रिसीव करते हैं। इसके बाद आती है इंपॉर्टेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अंदर आता है कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली कंप्लीटेबल ब्लड मस्ट बी यूज, द वन हु गिव ब्लड इज कॉल्ड डोनर। जब कोई ब्लड देता है जब उसको बोलते हैं डोनर, और कोई ब्लड लेता है जब उसको बोलते हैं रिसीवर। While transfusing the blood, antigen of the donor and antibody of receiver are considered. Antibody of donor and antigen of receiver is ignored mostly. RBC of O negative blood group has no antigen. इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, ना कि कोई भी एल्गुनेशन अकर होता। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डोनर, यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। प्लाज्मा ऑफ AB blood group has no antibody. It does not cause algination from the any other blood group. The people of AB blood group can receive from any blood group person. ये किसी भी ब्लड ग्रुप पर्सन से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। अब हम क्रॉस मैचिंग देख लेते हैं ब्लड की। ये है एंटीजन B है और एंटीजन D है, और ये क्रॉस मैचिंग दिखाई है।
उसके बाद हम मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप। Blood type is a lab test done to determine the blood group of person when people need blood transfusion. Another test called क्रॉस मैचिंग। लैब के अंदर ही टेस्ट किया जाता है जिसमें जो ब्लड ग्रुप पर्सन होता है वो उसको किसी भी ब्लड ग्रुप की ट्रांसफ्यूजन करने की नीड हो तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस मैचिंग। टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन बॉडी विल एक्सेप्ट द डोनर ब्लड और नोट। ये जब भी किया जाता है जब उसकी बॉडी उस डोनर ब्लड को एक्सेप्ट करे या फिर नहीं करे, वो पहले देखा जाता है। फ्रॉम ब्लड मैचिंग RBCs रिसीव and test sera are used. Cross matching is done by mixing serum of receiver and RBC of donor. Cross matching is always done before BT blood transfusion. If elimination of RBC from donor occur during cross matching, the blood from the person is not used for the transfusion. तो इसके अंदर मेन बात तो यही है कि उसी को ही ब्लड ग्रुप दिया जाता है जिससे उसका मैच होता है, और जिससे नहीं मैच होता उससे उसका ब्लड ग्रुप रिसीव नहीं दिया जाता। और टोटली बात यही है कि जिसको ब्लड ग्रुप लेना चाहिए वो उसी से ही रिसीव करता है। कंप्लीट ब्लड ग्रुप था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।